एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज हम यहाँ पर सीटेड पेपर 1, 2 दोनों के लिए कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी देखेंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, चाहे वो आपके वेन हेले की थ्योरी हो या एनसीएफ में मैथ्स के विषय में क्या बताया गया है वो हो, प्लस जियो बोर्ड का यूज़, ग्राफ पेपर का, डॉट पेपर का यूज़, अबाकस का यूज, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्लस इनसे जुड़े जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके किस टाइप के पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस आज करेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है तो आप देखिएगा कि गणित की प्रकृति तार्किक होती है। ये सीधे सीधे ऑप्शन लिखकर आता है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक मीन्स लॉजिकल होती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिएगा गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है। तो गणित किसका विज्ञान है? स्थान का, संख्या का, मापन का, दिशा ज्ञान का, इन सब का विज्ञान है। फिर देखिएगा गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण, यहाँ पर हम थोड़ा सा बेस समझेंगे मैथ्स का, तो यह विज्ञान विषयों का आधार है। आगे एक क्वेश्चन इससे और देखेंगे, पूछा भी गया है कि गणित किस विषय का आधार है, तो वो साइंस का आधार गणित को माना जाता है। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित एक यथार्थ विषय है। गणित अन्य विषयों को सीखने में मदद करता है। और ये सारी चीजें आपकी एनसीएफ में बताई गई हैं। एनसीएफ में ये भी बताया गया है कि हम बच्चों को जो गणित सिखाएंगे वो उसके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। उसके विद्यालयी ज्ञान को हम बाहरी जीवन से जोड़ेंगे। अब देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार पूछा गया है कि कक्षा 1 तथा 2 में, सीधे सीधे ऐसे ही पूछा गया है, कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन मीन्स ईवीएस एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु उससे जुड़े कौशल एवं सरोकारों को गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि क्लास 1 एंड 2 में ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती है, 3rd क्लास से शुरू होती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप मैथ्स पढ़ाते हैं क्लास 1 और 2 में, तो उसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन है ऑटोमेटिक उससे रिलेट होकर ही आप पढ़ाते हैं। इसीलिए जो ईवीएस पर्यावरण का सब्जेक्ट है वो क्लास 3rd से स्टार्ट होता है। फिर देखिएगा गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली, लैंग्वेज एंड वोकेबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे कुछ आपके मेन पॉइंट्स हैं, 4 से 5, उन्हें हम देखेंगे कि अंक, न्यूमरल क्या होता है। यह एक नाम है जो सिंबल या नंबर को दर्शाता या रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 45 क्या है, तो आप बोलेंगे 45 एक अंक है, न्यूमरल है। अब आप कंफ्यूज होते हैं कि डिजिट क्या है, तो 4 आपकी एक डिजिट है, 5 आपकी एक डिजिट है। बट जब हम बोलेंगे 45 क्या है, तो 45 एक न्यूमरल है। अब हम लेते हैं एक सिंगल डिजिट, जैसे आपका 6 है, तो 6 आपका एक न्यूमरल भी है और 6 आपका एक डिजिट भी है। समझ गए होंगे आप लोग ये कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे कि संख्या रेखा क्या है। तो देखिएगा संख्या रेखा के मिड पॉइंट में हमने 0 लिया, इसके जब लेफ्ट तरफ आते हैं तो हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, और जब हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं। प्रयोग क्या? जोड़ने में, घटाने में, संख्याओं का गुणा करने में, घटाना, भाग करने में संख्या रेखा का यूज होता है। अब हम यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स देखेंगे, इनसे एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो मूल संख्या से एक पहले की संख्या, जैसे 10 की पूर्ववर्ती पूछी जाए तो आपकी हो जाएगी एक पहले की 9। सेम इसका अपोजिट उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या, तो मूल संख्या से एक के बाद की संख्या, जैसे 10 की परवर्ती आपसे पूछी जाए तो हो जाएगा 11, 10 का पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाए तो हो जाएगा 9। आरोही क्रम देखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर की संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना। कैसे? जैसे आप 1 लिख रहे हैं, फिर 2 लिख रहे हैं, फिर 3 लिख रहे हैं, फिर 5 है, फिर 7 है, बढ़ता क्रम जा रहा है तो आपका हो जाएगा आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? संख्याओं का घटता क्रम, मीन्स बड़े से छोटा। पहले आपने 7 लिख दिया, फिर आप 5 लिख रहे हैं, फिर आप 3 लिख रहे हैं, फिर आप 1 लिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा अवरोही क्रम। अब देखिएगा अंकों का स्थानांतरण, संख्या के अंकों को परस्पर बदल देना, एक दूसरे के स्थान को बदल देना। जैसे 182 था, 182 में आपका जो 2 है ये क्या है? इकाई का अंक है, ये दहाई, 1 है सैकड़ा, इसके स्थान को बदल दिया। अब 1 को इकाई पे कर दिया, 2 को दहाई, यहाँ पर 8 को सैकड़ा, 821 बन गया। फिर यहाँ पर इसका प्लेस चेंज किया तो ये 281 बन गया। तो ये कहलाता है अंकों का स्थानांतरण।
यदि आपने इससे पहले जो मैथ्स के 15 नंबर कंटेंट के आते हैं वो क्लास ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश सबकी पेडागोजी की भी क्लास है और सबके कंटेंट की भी क्लास है। अब देखिएगा एग्रीगेशन, समुच्चयन क्या होता है और आपका संवर्धन क्या होता है। तो एग्रीगेशन आपका होता है जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे समुच्चयन या एग्रीगेशन कहते हैं। जैसे 2 पेन में 2 पेन और जोड़ दिए, 4 पेन हो गए, या हमारे पास 2 सेब थे, हमने 3 सेब और ले लिए तो टोटल हमारे पास 5 सेब हो गए। ये आपका एग्रीगेशन हुआ। अब आपका ऑगमेंटेशन या फिर संवर्धन क्या होता है, जब एक चीज को बढ़ाया जाता है तो उसे ऑगमेंटेशन या संवर्धन बोलते हैं। जैसे दूध में पानी मिलाना। फिर से ध्यान दीजिएगा कि आपका जो एग्रीगेशन है वो दो सेपरेट चीजों को आपस में जोड़ना, दो अलग अलग सेपरेट चीजें उन्हें जोड़ दिया तो एग्रीगेशन हो गया। लेकिन संवर्धन या ऑगमेंटेशन क्या है कि जब एक ही चीज को हम उसमें वृद्धि कर रहे हैं, एक ही चीजें बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे पास 250 ml ऑयल है, हमने उसमें थोड़ा सा और मिला दिया तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 500 ml हो या आपका 400 ml हो। तो किसी भी चीज़ को उसी में कुछ उसी टाइप में मिला के उसी चीज़ को इंक्रीज करना, ये आपका हो जाता है संवर्धन। जैसे दूध में पानी मिलाना, या मान के चलिए कि ये पानी की बोतल है, ठीक है, ये हाफ पानी की बोतल है, अभी इसमें थोड़ा और पानी मिला दें तो आपका 1 लीटर फुल पानी हो जाएगा। पहले आधा लीटर था, अब 1 लीटर हो जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं संवर्धन। और ये पूरी एक बोतल है, अलग से मैंने दूसरी बोतल और ले ली, उन दोनों को जोड़ेंगे तो वो आपका कहलाएगा समुच्चयन। इन सबके क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे, बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए ये थ्योरी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर देखिएगा अगला है आपका मुक्त अंत प्रश्न और बंद अंत प्रश्न। ये क्वेश्चन आते हैं कि ओपन आपके क्वेश्चंस कौन से होते हैं, क्लोज्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये मुक्त नहीं, ये बंद होगा। यहाँ पर पहला वाला बंद होगा और ये दूसरा वाला मुक्त होगा। फर्स्ट वाला आपका क्लोज्ड होगा और दूसरा वाला आपका ओपन होगा। तो जो आपके बंद अंत प्रश्न होते हैं, तो देखिएगा जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है, जैसे 5 जोड़ने पर क्या आएगा, 5 में जैसे 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, ये होगा 8। या फिर आप ऐसे समझिए कि आपसे कुछ भी प्रश्न किया जा रहा है उसका आप एक सटीक आंसर दें, तो वो आपके होते हैं बंद प्रश्न या क्लोज्ड क्वेश्चन। जैसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो न्यू दिल्ली एक ही आंसर है, कोई और तो आंसर अभी इसका नहीं निकल के आएगा, तो ये क्लोज्ड आपके क्वेश्चन हो गए। जो आपके ओपन होते हैं, जिन प्रश्नों को एक से ज्यादा उत्तर होते हैं, जैसे आपसे ये सीधे ना बोला जाए कि 5 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, तो 8 आएगा। आपसे ये बोला जाए ऐसी कोई 2 संख्या लीजिए जिन्हें जोड़ने पर 8 आए, तो आपके एक से ज्यादा प्रश्न हो जाएंगे। कैसे, जब आप 2 में 6 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, आप 4 में 4 जोड़ देंगे तब भी 8 आएगा। तो जब आपसे एक से अधिक आंसर मिले तो आपका वो ओपन होगा, ओपन क्वेश्चन होगा, मुक्त क्वेश्चन होगा। और जब एक ही केवल सटीक आंसर मिले तो बंद प्रश्न होगा, याद रखिएगा। फिर अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, है रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक आकलन क्या होता है, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो देखिएगा रचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन होता है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है। जैसे इस टाइम आपका सेशन चल रहा है, मैं आपसे अभी पूछ लूँ कि आरोही क्रम बताइए क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो सेशन के अकॉर्डिंग आपके उसी अध्यापन और उस प्रक्रिया में जो आपका आकलन होता है वो रचनात्मक होता है। योगात्मक होता है कि जब आपका जो अध्यापन कार्य है वो पूरा हो चुका है, उसके बाद में जो आकलन, जैसे स्कूल में मंथली टेस्ट होते हैं, 3 महीने पे परीक्षाएं होती हैं, छमाही परीक्षाएं होती हैं, अर्धवार्षिक होती हैं, तो ये वाले आपके जो आकलन होते हैं ये समेटिव या योगात्मक होते हैं। और जो आप कक्षा के दौरान करते हैं वो आपके रचनात्मक या फॉर्मेटिव होते हैं। फिर देखिएगा निदानात्मक आकलन, इसमें सिर्फ कारणों समस्या की पहचान की जाती है। जैसे कोई बालक है वो कक्षा में प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा है, उसका ध्यान भटक रहा है, तो आप उसका सबसे पहले कारण जानेंगे, उपाय तो बाद में आएगा सॉल्यूशन कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। तो वो कारण जानना, कारण को पहचानना निदानात्मक में आता है। प्लस जब आप उसका सॉल्यूशन करते हैं, उपाय निकालते हैं, तो उसे आपका बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण या आकलन। अब यहाँ से देखिएगा ये हमारे पास 4 डायग्राम है, इनसे क्वेश्चन हमेशा भर भर के पूछे जाते हैं कि किसमें क्या करते हैं। तो याद रखिएगा फर्स्ट वाला है आपका अबाकस। तो अबाकस में हम क्या करते हैं,
आपके जो बेसिक काउंटिंग है, जैसे 1+2 कितना आएगा, 2+3 कितना आएगा, प्लस फेस वैल्यू, जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीजें जिसके थ्रू सिखाते हैं वो अबेकस में। जैसे आपने ये यहाँ पर बॉल्स हैं, ऊपर आपने 2 कर दी, नीचे आपने 3 कर दी। अब बच्चे से आप जुड़वाएंगे कि बेटा 2 ऊपर है, नीचे 3 है, तो जोड़ो कितना, 5, इस तरीके से। फिर आपका सेकेंड आता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर आपका बेसिक जो दशमलव की संख्याएं होती हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, उनका जोड़ना उनका घटाना होता है। जैसे 1.2 में आपको प्लस 2.3 ऐड करना है, आपको बच्चे को सिखाना, या ये घटाना सिखाना, या इसका मल्टीप्लाई सिखाना, तो ग्राफ पेपर पे हम सिखाएंगे। इसके बाद देखिएगा डॉट पेपर। डॉट पेपर भी आपका बेसिक ज्योमेट्री बताता है। जैसे ये आपने इतने डॉट मिला दिए तो आपका स्क्वायर बन गया, ये वाले डॉट मिलाए आपने, आपका रेक्टेंगल बन गया। यही चीज़ हम जियो बोर्ड में भी करेंगे, लेकिन एक दोनों में डिफरेंस होता है कि बेसिक ज्योमेट्री के साथ में डॉट पेपर हमारा सिमेट्री, जो सममिति होती है, उसको भी बताने का काम करता है। जैसे आपको एक इमेज दे दी गई, जैसे आपके पास है m, मान लीजिए m है, तो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है, 2 बराबर भागों में काटना है। तो ये जो प्रक्रिया जिस पे हम करते हैं वो भी करते हैं डॉट पेपर पे। तो याद रखिएगा, सिमेट्री के लिए भी हम डॉट पेपर का यूज करते हैं। और जियो बोर्ड पे भी हम बेसिक ज्योमेट्री जो हमारी होती है, रेक्टेंगल देखिए, स्क्वायर देखिए, और आपका ये सर्किल देखिए, ये समझते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी आती है वैन हिले, और इनकी थ्योरी से ज़्यादा जो इन्होंने लेवल बताए हैं 5, वो उनसे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि ये आपको एक लाइन दे दी जाएगी, 1 से 2 लाइन, ये किस लेवल में है, वैन हिले के अनुसार ये किस लेवल में है, ऐसे। तो वैन हिले ने मेन आपकी ज्योमेट्री की बात की है कि बच्चा जब बचपन में होता है तो उसकी ज्यामिति सोच कैसी होती है। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 स्टेज बताई हैं। 5 स्टेज हैं, लेकिन लेवल हम 4 तक जाएंगे, क्योंकि हमारी पहली स्टेज 0 से शुरू होती है, तो वो लेवल 4 तक जाएगी। और आपकी होती 5 स्टेज है, याद रखिएगा। फर्स्ट वाली है चक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन। इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। मीन्स बच्चे को नहीं पता है कि सर्किल क्या है, बच्चे को नहीं पता रेक्टेंगल क्या है, लेकिन उसने इमेज देखी तो उसे यहाँ ये पता है कि ये रोटी गोल है, ये बिस्किट ऐसे आयताकार में है। तो देखिएगा, ये यहाँ से ऐसे बच्चा क्लासिफिकेशन जान जाता है कि अच्छा ये बिस्किट्स रखे हैं तो ये इस टाइप में है, और ये जो रोटी बनी है ये गोल है। अब जो आपका लेवल फर्स्ट होगा एनालिसिस या विश्लेषण, इसमें बच्चा चीज़ों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। अब वो जानता है कि रोटी गोल है तो ये रोटी गोल नहीं, किस टाइप में है, सर्किल में है। ये बिस्किट ऐसे रखे हैं तो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में है, ये बच्चा जानने लगता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और इसे अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। लेवल 2 है आपका अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलरिटी के बेस पर। सिमिलरिटी के बेस पर कैसे, कि जैसे ये आपका रेक्टेंगल है तो वो जानेगा अच्छा ठीक है रेक्टेंगल में भी 4 साइड है, तो इन 4 साइड को मिला के चलो क्या हम स्क्वायर बना सकते हैं, तो स्क्वायर बना के देखते हैं। ऐसा रिलेट करना बच्चा स्टार्ट कर देता है। फिर आपके 4th एंड 5th है, मेन आपसे 3 स्टेज तक पूछता है और लेवल 2 तक, जैसे लेवल 0 पूछेगा, लेवल 1 और लेवल 2। 4 और 5 देख लीजिए, लेकिन इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने। लेवल 3 है आपका औपचारिक या फिर फॉर्मल स्टेज। इसमें बच्चा आकृतियों शेप्स के फॉर्मूले ढूंढने लगता है कि रेक्टेंगल है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर है तो इसका एरिया जाने। फिर है इसमें लेवल 4 दृढ़ता। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाता है। अब हमने यहाँ पर मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, थ्योरीज थी, फैक्ट्स थे, वो देखे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर में जो कई बार रिपीट हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। अब आप अपने सेशन से कॉपी पेन लीजिए, नोट करते चलिएगा और आप खुद कोशिश करिएगा कि कौन सा ऑप्शन है आप उसे पहचानें। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता।
मीन्स सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है गणित में। तो इस चीज को कौन सा ऑप्शन गलत है, निगेटिव है, पालन नहीं करता, तो उसे पढ़ाने की विधि पे हमें ध्यान देना है। आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। देखिए, इससे पहले भी जो मैंने पेडागोजी बताई है उसमें आपको इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स पॉजिटिव निगेटिव बताएं। जहां पे भी आपका रोट सिस्टम आ जाए, रटंत विद्या आ जाए, एनसीएफ ने एकदम इसे नकारा है। बच्चे को समझाना है, दैनिक जीवन से जोड़ना है, ज्ञान को बाहरी सामाजिक तौर पर ले जाना है, बाह्य वातावरण से रिलेट करना है, रोट सिस्टम रटंत विद्या पे बच्चे को नहीं ले जाना। तो निर्धारित सूत्र बताना, यहाँ से यह आपका निगेटिव हो गया। और प्लस जो बाकी ऑप्शन है कि पढ़ाने की विधि है, पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री या लिखने का तरीका है, चुने गए क्रियाकलाप, ये सारे ऑप्शन सही है और वो वाला निगेटिव था। तो इस क्वेश्चन का कौन सा पालन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अब देखिएगा, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। अभी हमने देखा कि डिजिट क्या है, न्यूमरल क्या है। तो संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सही बात है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये भी सही बात है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ए एंड बी, ए और बी, जो आपका सेकेंड ऑप्शन है, ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं, तो उन्होंने विद्यार्थियों को सॉल्यूशन करने के लिए दिया कि एक टोकरी, उसमें 5 सेब है और 7 सेब और डाल दिए। अब टोकरी में कितने सेब हैं, तो जोड़ने में तो 7 और 5 12, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि ये किस मॉडल, किस शाब्दिक प्रश्न या किस श्रेणी से संबंधित है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था समुच्चयन और संवर्धन, तो ये उसका क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से देखिएगा, ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समुच्चयन, एग्रीगेशन पर, कि 5 सेब थे और अलग से 7 और लाए, किसी एक ही चीज में उसको नहीं बढ़ाया। अगर वो किया होता तो आपका ये वाला जाता, लेकिन यहाँ पर आपका एग्रीगेशन सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। ओपन क्वेश्चन आपको बताना है। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, तो 15 को 3 से गुणा करने के क्या ही मेथड है, ये 15 और फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे हमारा आंसर भी 75 आ जाएगा। तो ये तो आपका ओपन क्वेश्चन नहीं हुआ। ओपन क्वेश्चन का मतलब ही है कि जिसमें एक आंसर को कई तरीके से हम बता सकें। फिर देखिएगा, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड है आपका, कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो या 45 हो। तो ये आपका ओपन क्वेश्चन होगा। कैसे, क्योंकि कोई भी आपको 2 संख्याएं लेनी है, तो उसमें आप 5 × 9 भी ले सकते हैं, ये भी चीज कर सकते हैं। प्लस आपका और कैसे 45 बनेगा, तो ये सोचने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, तो ये वाला आपका सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ये वही क्वेश्चन है जिनके फैक्ट्स हम ऊपर जान चुके हैं। तो आपका रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ से आपका सही हो जाएगा कि अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स एंड डिफरेंशिएशन इन टीचिंग। मीन्स कि अधिगम में कौन सी असंगति हो रही है, शिक्षण में कौन सी कमी हो रही है, उनको पहचानना कक्षा कक्ष के दौरान, यही आपका रचनात्मक या फॉर्मेटिव आकलन कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी आप दशमलव संख्याएं पढ़ा रहे हैं तो किसके द्वारा पढ़ाएंगे, तो यहाँ से अभी हमने देखा जियो बोर्ड पर, मोती और माला पर, ग्राफ पेपर पर या गिनतारा पर। तो जियो बोर्ड पर तो हम ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ग्राफ पेपर पर आप डेसिमल से रिलेटेड जो भी नंबर्स होते हैं हम उन्हें बच्चे को पढ़ाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। कई बार क्वेश्चन बना है, तो वो आपका कौन सा लेवल होगा, तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले कि बच्चा जब आकृतियों के हिसाब से इमेज अपने माइंड में लाता है और क्लासिफिकेशन करता है, तो वो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। स्तर 0 स्टेज 1 है और मानसिक चित्रण लेवल 0 विजुअलाइजेशन में। अगला प्रश्न है, रमन 4 तीलियों को जोड़कर एक
फिर वह अपनी पुस्तिका में एक तालिका बना रहा है। तो देखिएगा कि ये उसकी चक्रों की संख्या है और ये उसकी तीलियों की संख्या है। तो अब इस ये करके वो क्या सीख रहा है, तो हम देखेंगे उपरोक्त के आधार पर आप क्या कहेंगे। रमन खेल रहा है, रमन गणित सीख रहा है, रमन खेलने के साथ गणित सीख रहा है, या रमन समय पास कर रहा है। तो यहाँ से देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा कि रमन खेलने के साथ साथ में गणित भी सीख रहा है। फिर अगला प्रश्न है आपका, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। तो देखिए 1/2 में प्लस 1/3 जोड़ा तो आपका 3/5 आया। तो यहाँ से जो हमें त्रुटि दिख रही है वो ये दिख रही है कि बच्चे ने 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 5 गलत लिया है। तो अब हम अगले ऑप्शन देखेंगे कि प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चों की सहायता करेंगे, या थर्ड है आप बच्चों से कहेंगे कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करें। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जाएगा कि लघुत्तम समापवर्त या लासा या एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करेंगे, क्योंकि उसने जो गलती की है वो वहीं पर की है। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चे को दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हेले के अनुसार वे ज्यामिति। अब यहाँ पर आपको स्टेज नहीं दिया, उस स्टेज का सीधे नाम दिया है। एक ही क्वेश्चन देखिएगा कितने तरीकों से पूछ लिया जाता है। तो उस स्टेज का सीधे नाम आपकी जो 0 लेवल पे आपका लेवल 0 था, क्या नाम था, मानसिक चित्रण स्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कक्षा 6 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 5 + 12 + 5 = 16 जोड़ता है, तो इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार संशोधन के लिए क्या आवश्यक है। आप प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएंगे। गणित तो मौखिक रूप से हम बच्चे को स्टार्टिंग में नहीं सिखा सकते, छात्र को अधिक से अधिक गृह कार्य। फिर यहाँ से आपको एक निगेटिव पॉइंट मिला कि हमें छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा गृह कार्य नहीं देना है। त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे श्याम पट्ट पर हल करवाएं। ये यहाँ से आपका सही होगा कि जो वो त्रुटि कर रहा है तो बच्चे को हम ब्लैक बोर्ड पर बुलाएंगे, उसे आराम से जो उससे गलती हो रही उसमें हेल्प करेंगे और उससे खुद करवाएंगे, क्योंकि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये भी एनसीएफ आपका यही बताता है। जो हमारी एजुकेशन कैसी हो ये भी याद रखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड हो, बाल केंद्रित हो। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ से सही होगा। देखिए यदि आपने एनसीएफ पढ़ा है, आरटीई पढ़ी है और सीडीपी आपका अच्छे से बेस बना हुआ है, तो सीटेट का पेपर आप सब्जेक्ट कोई भी हो आप आसानी से कर लेंगे, पेपर अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। तो यह कथन किसका है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह कथन प्लूटो का है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। हमने स्टार्टिंग में ही बेसिक पॉइंट्स में पढ़ा था कि जो आपका गणित है वह साइंस का बेस सब्जेक्ट माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा कि अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति। फिर अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो कक्षा कक्ष में आप गणितीय भाषा कैसे डेवलप करेंगे, रोजमर्रा की भाषा, फिर गणितीयकरण स्थिति भाषा, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही होगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अब हम यहाँ पर लास्ट टॉपिक अपना देखेंगे कि अच्छी परीक्षा के लक्षण क्या हैं। आपको ये दिए होंगे और इनमें से एक अलग से दिया होगा, वो ढूंढना होगा। तो देखिएगा, जो अच्छी परीक्षा होती वो विश्वसनीय हो, जो पेपर हम बनाए वो विश्वसनीय हो, वैधता हो, वस्तुनिष्ठता हो, विभेदीकरण, कठिनाई स्तर उसका हो कि बच्चे बहुत हाई ना पूछ लें, बहुत लो ना पूछ लें, एक मीडियम लेवल का बच्चा भी उसको कर सके और सहजता हो। तो साथियों, यहाँ से हमने आज का सेशन कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कोई भी सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें बता